अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, चूँकि अगर हम इस हफ़्ते की बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हफ़्ते में बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा और उस हवाले से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। लेकिन बजट की तारीख जो है वो मनसूख कर दी गई है और ये इजलास जो है वो अब 10 जून को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि उससे भी आगे डिले हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं कि शायद IMF की बहुत सी ऐसी शराइत है जिनके ऊपर अमल दरामद करना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ों में रिलीफ सब्सिडी की बात भी की जा रही है। मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही हैं बजट के हवाले से। खैर, बहुत सी अभी स्कीम्स भी सामने आ रही हैं कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा और मज़ीद इसमें कहाँ कहाँ पर टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। वैसे इस वीक की बात करें तो पूरे हफ्ते में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो गर्मा गर्मी देखी गई, जिस तरह से वहाँ पर कैंपेन की गई ज़बरदस्त तरीके से, और तमाम सियासी जमातों के बड़े लीडरान वहाँ पर मौजूद थे। नवाज शरीफ की अगर बात करें तो उन्होंने एक ज़बरदस्त धुआंधार खिताब भी किया और उसमें ये भी कह के चले गए कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद जो है वो वतन भी छोड़कर चले गए। खैर, नून लीग की जानिब से जो है वो इंतखाबी जो इस वक्त जो पावर शो है वो किया गया, रैलियाँ निकाली गई, जलसे जुलूस कंडक्ट किए गए और एक गहमा गहमी जो है वो हमें देखने को नज़र आई। पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा अहम वहाँ पर जो है वो हमें सूरत हाल नज़र आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ग्राउंड पर मौजूद थे और जो धुआंधार खिताब उन्होंने किए और जिस तरह से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को उनका एक हक के हकमियत जो है वो दिलवाने का वादा किया, और ना सिर्फ इतना बल्कि लग रहा था कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। खैर, PTI की जानिब से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई और हमेशा की तरह वही पुरानी रवायत के PTI ने वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं की और इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से हमें नज़र आ रहा होता कि PTI जो है वो बड़ी जो है वो इलेक्शन के हवाले से या अवामी इज्तिमात के हवाले से काफ़ी कंसर्न नज़र आ रहे होते। लेकिन इस दफ़ा हमें ये नज़र आया कि अगर इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है तो उसमें खान साहब की रिहाई जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नजर आई। खैर, हम PTI की इस वक्त हमारे साथ नुसरत वाहिद साहिबा भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ सूरत हाल हमें नज़र आई और आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अमन अमान के हालात करने के हवाले से जो है वो क्रैक डाउन किया गया है, जिसमें 72 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद कर दिया गया है और उस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ मुख्तलिफ और भी चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आएंगी और साथ ही साथ कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीटों पर कितने उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं और किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा जो है वो इस वक्त हमें जो है वो नीचे डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रही। तमाम तर सूरत हाल आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल क्योंकि इंतखाबी जो अमल है उसका आगाज़ हो जाएगा। सो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ में करवाती चलूँ। हमारे साथ शकीला लुकमान साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं PMLN से और सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा PTI आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही है, माहिर मईशत हैं और जो कि आज बजट के हवाले से हम इनसे जानेंगे कि बजट जो है वो क्या होने जा रहा है, उसमें क्या तमाम तर सूरत हाल है। आगाज़ हम आपसे करेंगे नुसरत वाहिद साहिबा, और मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा कि PMLN के हवाले से ज़बरदस्त जो इंतखाबी मुहिम है उसको कंडक्ट किया गया। लग रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब खुद लीड कर रहे हैं और उन्होंने किया भी खैर, और PMLN भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और जिस तरह से उसको कंडक्ट किया अभी तक वहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगी, PTI जो है वो कहाँ पर थी, क्या कर रही है, क्या विजन है, क्या करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया बेटा अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये इंतखाबात जिस तरह के हो रहे हैं वो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शायद पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं और इनका क्या रिजल्ट आएगा। जाहिर है हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं 8 फरवरी को पहले भी, और किस तरह लोगों ने वोट दिया और क्या रिजल्ट निकला और क्या क्या कुछ हुआ, इसमें कोई वोट नहीं है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारे जो लोग जाना चाह रहे थे कि वहाँ जाके कोई कैंपेन शुरू करें, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग। सबसे पहले तो डॉक्टर आपका ये हमारे जो स्पीकर साहब थे वो जा रहे थे एयरपोर्ट, तो पूरा एयरपोर्ट का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। न सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे और लोगों ने बेइंतहा सफर किया जिन्होंने दूसरी फ्लाइट से जाना था, कहीं और जाना था। वो सब बेचारे अपने हैंड बैग लेके और जो भी सामान था उनको लेके वो पैदल चल रहे थे। इतनी शदीद गर्मी में वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे
हालांकि बार बार स्पीकर साहब बता रहे थे, उनको पुलिस वालों को कह रहे थे मेरी गाड़ी रोक लो, तो बाकियों को जाने तो उनको मत तकलीफ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साद रफीक साहब भी उसमें सफर्स में थे, उनको भी जाने नहीं दिया गया। इस तरह खैर ये तो यहाँ पे एयरपोर्ट का हो गया इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हमारे वहां पे पहुंचे, लेकिन के नजदीक पहुंचे हैं, तो उन्हें वहां से सूबा बदर बकौल उनके सूबा बदर कर दिया गया। तो ये चीज बहुत ही स्ट्रेंज थी कि वो पाकिस्तान में ही जा रहे थे ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा रहे थे। बाद में उन्होंने एक चीज शुरू कर दी कि जो इजाजतनामा मिलेगा तो वो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या मतलब वो कोई दूसरा मुल्क हो गया है या दूसरा ऐसा इलाका हो गया है जहाँ पे हमें परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ पीटीआई के साथ हुआ। आपने देखा वहाँ बिलावल भुट्टो भी थी, वहाँ फर्स्ट लेडी भी मौजूद थी। उसके बाद आपने देखा नवाज शरीफ साहब भी गए, जो उनकी तकरीर का जो खास वो था कि वो मुझे क्यों निकाला, वो उन्होंने रिपीट किया वहां पे जाके। और उसके अलावा बाकी और बहुत सारे लोग थे वहां पे मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग वहां पे पहले से मौजूद थे, जो 2-3 दिन से पहले से मौजूद थे, और वो सब स्पीचेस कर रहे थे, सबकी रैलीज निकल रही थी, सबके इज्तिमा हो रहे थे, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी है और थी तो वो सिर्फ पीटीआई के ऊपर है कि वहां पे अगर आप जा भी रहे हैं तो आपके हाथ में झंडा ना हो, आपके हाथ में इमरान खान साहब की तस्वीर ना हो, तो ऐसी चीज ना हो जिससे लोग इंस्टिगेट हो जाए। इंस्टिगेट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जस्ट बिकॉज दे लव देयर लीडर, तो ऐसा ना हो कि उनकी हिमायत में नारे लगने लगे तो नारे लगेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि अगर पीटीआई का वो कोई इज्तिमा है, छोटा सा ही है बेशक, उसमें भी नारे तो लगेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान के नारे ना लग रहे हो। तो इसलिए हमारे लोग आपको नजर नहीं आए, क्योंकि हमें कैंपेन देने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, आप लोग को जाने की इजाज़त नहीं थी, यही बात हम जो है वो शकीला लुकमान साहिबा से जानेंगे। ठीक है शकीला साहब, आपकी तरफ भी हम आते हैं। नूर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। और क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी, और दूसरी तरफ जो इस वक्त बजट की आमद है, और हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि बजट जब भी आता है आम आदमी ये कहता है कि उसकी कमर जो है वो तोड़ दी जाती है। क्या कहेंगी, बजट कैसा बजट आने वाला है कि जो डिले होता जा रहा है, उसकी डेट्स को जो है मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है, क्या कहेंगी? बजट जो है वो नेचुरली एक गवर्नमेंट का अपने इंटेंट होता है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि सब स्टेक होल्डर जो हैं वो इसके प्रोग्राम के साथ दे शुड बी अवेयर, और वो उसको अप्रूव भी करें लेटर ऑन, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है उसको डिस्कस भी किया जाता है। और मेजर स्टेक होल्डर्स सेक्टर्स, चाहे एग्रीकल्चर है, आपके ट्रेडर्स हैं, आपके आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब के स्मॉल बिजनेस के लोग हैं, इन सब के साथ इसको डिस्कस किया जाता है इफ़ यू वांट टू पुट मोर जो उसमें आपको टैक्सेस करने हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है जो कि वक्त से पहले होती है, और आपको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे एक आया करता था हर साल, जो कि इस दफ़ा देखने में अभी उस तरह से नहीं आया। इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए होता है कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया है, उस 1 साल में जो आपके गैप्स आए हैं, आपके कहाँ प्रॉब्लम आई है, उसको फिर आप एड्रेस करते हैं। आइडियली हमारे यहाँ तो ये होता है कि 2-3 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, जबकि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ, हर साल करती हूँ कि इसको आपको थोड़ा सा पहले लाना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स पहले लाना चाहिए आपको, सो दैट कि आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख सकें जो आपने नेक्स्ट टाइम करना होता है। एक तो इसमें ये बात। दूसरी बात है कि नेचुरली इस दफ़ा जैसे आपने खुद भी इसमें कहा कि जो IMF है वो एक सर्टन आपको जब प्रोग्राम देती है तो उसमें वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस रखती है ना, वो होती है आपकी टैक्स रेवेन्यू, राइट। आपका इस वक्त अगर आपके पास 17 ट्रिलियन का अगर आप बजट दे रहे हैं, तो उसमें से आप 15 ट्रिलियन तो आप नेचुरली चाह रहे हैं रेवेन्यू थ्रू टैक्स। तो पिछली दफ़ा के भी जो आपके जो फिगर्स आ रहे हैं लास्ट ईयर के भी, उसमें भी आपके पास शॉर्टफॉल है 600 ट्रिलियन का ऑलरेडी मौजूद है। सो हैविंग सेड दैट, और भी आपको टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट को कहना पड़ रहा है, चूँकि IMF ने नेचुरली आपको डायरेक्शंस दी हैं, और IMF की क्लचेस से बाहर जाके आप ये बजट नहीं बना सकते। अब जो मेजर चीज़ जिसे कहना चाहिए कि एक वार ऑफ नर्व्स की बात है, वो है कि जी एक तो GST जो आप बढ़ा रहे हैं, अब वो बड़ा कंसर्न है क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर सब्सिडीज़ के लिए IMF हमेशा से आपको रोकती है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन के हमेशा से आपको रोकती है।
टारगेट सब्सिडाइजेशन के लिए भी कहती है, लेकिन उसके लिए आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। कभी तो हम कहते हैं 50 यूनिट्स वालों को दे देंगे, कभी कहते हैं 100 को वाले देंगे। तो पेट्रोल का भी इसी तरह से सब्सिडाइजेशन की बात की गई, लेकिन दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड एज सच। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिर आपने इन्फ्लेशन को कट करना है। इन्फ्लेशन आपका अनफॉर्चुनेटली जो है वो 11% पे जा रहा है। अब आपने टारगेट उसका रख लिया है 5.7%। तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट इन्फ्लेशन आल्सो? तो ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बजट में कुछ डिले हो रहा है, क्योंकि नेचुरली आप मैंने जैसे कहा कि आपको कंसेंसस चाहिए है जिसके ऊपर आपको सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर सके, क्योंकि बजट आपको अप्रूव भी होना होता है लेटर। तो दैट इज़ द पॉइंट एट द मोमेंट। जी ठीक है। अच्छा नुसरत साहिबा, आपकी तरफ पे मैं आऊँगी और बजट के हवाले से, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से जो केपीके के हवाले से बजट जो है वो पेश किया जाएगा। सो केपीके का बजट कैसा होगा और कब तक पेश किया जाएगा, और क्या उसकी आप देख रही हैं कि जो वफाक की जानिब से एक बजट पेश किया जा रहा है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस जो है वो होगा? पहले तो मैं वफाक के बजट की बात कर लूँ, ये डिले क्यों हो रहा है, क्यों इसकी डेट्स आगे जा रही हैं। जो फिगर्स बताई हैं मेरी बहन ने, उनके बिल्कुल कोई उसके ऊपर मुझे एतराज नहीं है। जाहिर है वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो टेक्निकल काम होता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बजट इसलिए डिले हो रहा है कि आपको 28th अमेंडमेंट लानी है, और जब 28th अमेंडमेंट लानी है तो उसमें आपको जो कुछ भी करना है, यानी सूबे ज्यादा बनने हैं शायद, वो जिसके हक में मैं खुद जाती तौर पे भी हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली मेरी पार्टी भी है, कि ज्यादा से ज्यादा सूबे हों तो उनकी हैंडलिंग आसान हो जाती है बनिस्बत जिसके कि पंजाब जैसे इतना बड़ा सूबा है कि इतने बड़े मुल्क भी नहीं होते। इसी तरह सिंध बहुत बड़ा है, केपी इवन बड़ा है, और बलूचिस्तान तो बहुत ही बड़ा है रकबे के हिसाब से। तो इनकी अगर हम 2-2, 3-3 में सूबे बना देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी हैंडलिंग में। जितना इस वक्त नजर आ रहा है मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान, फाइनेंशियली भी और बहुत सारी और चीजों में, कि हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है, उसके बावजूद हमारे कर्जे अदा नहीं होते, बल्कि जब कर्ज मिलता है तो हम बड़ा सुरखरू होके खुश होके बता रहे होते हैं कि ओह कर्ज मिल गया। तो कर्ज मिलने से कोई तरक्की नहीं कर लेता। यहाँ पे हमें इस कर्ज से निजात लेनी है, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। लेकिन उसकी शराइत है, बहुत सख्त शराइत होती हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अब जिस तरह टैक्स की बात वो करते हैं कि ज्यादा टैक्स लगाएं, और आपको पता है पेट्रोल पे कितना टैक्स है, कितनी लेवी है, कितनी प्राइस है, क्या सब कुछ है, ये सब इतना ज्यादा अवाम के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है कि अवाम बहुत, जैसे कहना चाहिए, हैंड टू माउथ होके रह गए कि वो किस चीज का बिल अदा करे और किस चीज का ना करे। तो ये तमाम चीजें इसमें काउंट हो रही हैं कि आगे क्या होना है। और फिर मोस्ट प्रॉब्ली सदर पाकिस्तान शायद चेंज हो, तो जो भी नया आ रहा होगा वो किस तरह क्या कुछ कर रहा होगा, ये सब कुछ इस बजट के बाद होगा। लेकिन ये इसमें मैक्सिमम जो चीज़ है वो 28th अमेंडमेंट है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। अब आप कह रही हैं कि केपी में और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क का तो मुझे इतना नहीं अंदाजा, क्योंकि मैं अच्छा, आपका ये कहना है कि 28वीं तरमीम जो है वो इसको डिले करने का एक बड़ा पर्पस आपके ख्याल में वो है, सबब है? जी मेरा ख्याल यही है। ठीक है। अच्छा, आप केपीके का आप कह रही थी कि उसमें और विफाक के जो बजट है उसमें क्या डिफरेंस है, ये ज़रा बता दीजिए कि वो फिर कैसा होगा। ज़ाहिर है जब भी बजट पेश किया जाएगा IMF की शराइत तो साथ साथ ही चलेंगी। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि केपी को उतना अमाउंट नहीं दिया जाता जितना कि वो डिमांड करते हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो भी ठीक ठाक 4 करोड़ लोगों का तो सूबा है, वो तो उनकी भी उनको भी तरक्याती कामों के लिए चाहिए, उनको बाकी चीज़ों के लिए चाहिए फंड। अगर वो पूरी तरह नहीं मिल रहा होगा तो वो उसमें काफ़ी उनको मुश्किलात हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि अभी जो सुहेल आफरीदी साहब ने बात की है हमारे CM ने, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी मैं एक छोटा बजट जिसे कहते हैं वो मैं दे दूंगा, और उसके बाद जब मेरे खान साहब से मुलाकात हो जाएगी तो फिर प्रॉपर जो बजट है वो दिया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नुसरत साहिबा के बजट जो है वो तो पेश किया जाएगा, लेकिन खान साहब की इजाज़त मशरूत होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शकीला साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकीला साहिबा, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले हम बात कर लेते हैं GB के इलेक्शन के हवाले से, और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो हमें सामने नज़र आए हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना पुराना जुमला दोहराते हुए कि मुझे क्यों निकाला और
और वतन से भी जो है वो बाहर चले गए हैं। सो अभी इलेक्शन कैंपेन आप लोगों की कैसी रही और आने कल जो इलेक्शन होगा कंडक्ट किया जाएगा उस हवाले से क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के हिसाब से मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पार्टी के कायद हैं, वो उधर आए। उन्होंने देखिए ये बात की कि जो हमने मंसूबे दिए थे वो मंसूबे जो हैं वो हमने ही पूरे किए। लेकिन जब मैंने वहाँ से निकल गया तो लवारी अटल की उन्होंने बात की कि वो जो है वो इस तरह क्यों हुआ, और उसमें जो है वो हमने वो 6 साल का मनसूबा था 3 सालों में हमने पूरा किया। और उन्होंने अपनी कारकर्दगी की बात की कि मैंने जो मुल्क को इतना तरक्की दी, मुल्क में हालात बेहतर हुए, तो मुझे ऑल ऑफ सडन का उन्होंने उस वक्त असल में जो है वो बात की कि जो है वो अगर उस टाइम की कंटिन्यूटी रहती तो मुल्क का कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा होता। जबकि अब हमने दोबारा जब हुकूमत संभाली है तो फिर हमें जो है वो उन्हीं रास्तों के ऊपर जो है वो चलना पड़ा है। तो ये बात वो कर रहे थे और उन्होंने सिस्टम की बात की। बाकी ये है कि वो डेफिनेटली हमारी अब हुकूमत है, हमारी हुकूमत जो है वो सेंट्रल में हो, वो पंजाब हो, वहाँ पे बहुत आपको पता है आपके सामने है कारकर्दगी। पंजाब चीफ मिनिस्टर की जो है वो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो आप उधर का ही देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कितना काम हुआ है, कितनी तरक्की हुई है। इतना काम हुआ है कि 50 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना उधर अब हुआ है। और वोट जो मिलते हैं वो कारकर्दगी के सिर पे मिलता है ना, ऐसे तो नहीं मिलता। और वहाँ पे आप देखें कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनी, स्कूल बने, वहाँ हॉस्पिटल्स बने, वहाँ रोड्स बने, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, वहाँ पे जो है वो एनर्जी के ऊपर कितना जो है वो लोगों को रिलीफ मिला। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन शकीला साहिबा इसमें एक चीज़ जो है वो समझ से बाला सर थी कि क्योंकि वफाक में आप लोग की हुकूमत है, फिर पंजाब के अंदर सीएम साहिबा जो है वो मरियम नवाज साहिबा है, लेकिन कहा यह जाता है कि शायद मियाँ साहब जो है वो इस बात से खुश नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो वो यही गिला, क्योंकि 4 साल अभी आप लोग की हुकूमत को हो चुके हैं, जो भी ये टेन्योर चल रहा है जिसमें मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त जिस तरह से PM और CM की कुर्सी पर विराजमान है। सो इसको क्या तस्वर किया जाए कि क्या फिर वो इस कारकर्दगी से खुश नहीं है या फिर पार्टी के आला कार के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपके सामने काम आपके सामने है। वो तो पूरा हर वक्त जो है अपने प्राइम मिनिस्टर जो उनका भाई है उनको सराहते हैं कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, हर जगह आपके सामने काम है। और उसके बाद फिर आप अगर पंजाब हुकूमत को देख लें तो उसका भी जो है वो अब हमारे जो हमारे से राज़ी नहीं हैं, जो दूसरे सूबों के लोग हैं वो इस बात को सराहते हैं और कहते हैं कि काश के ये सिंध वाले के लोग जो है वो कहते हैं कि अविश के ये हमारे पास आए तो ये इधर हमें भी वही काम करके जो है वो लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तो ये बात नहीं है। उन्होंने वो पार्टी के कायदे हैं, वो काफ़ी अरसे के बाद आए थे, अपने लोगों को मिले थे और वो लोग जो थे जो उनके वोटर सपोर्टर थे और फिर जो वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो वो उस हवाले से उन्होंने बात की। वो बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल वो सेटिस्फाइड हैं और मुल्क आपके सामने है कि मुल्क में कितना जो है वो हर तरफ काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आपसे पहले नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ वो ये डिस्कस कर रही थी कि हमें जो है वो आने नहीं दिया जा रहा और क्योंकि अब जिस तरह से हमने देखा कि ये जो इंतहाबी मुहिम का एक सिलसिला था ये बड़े पुरजोश तरीके से जो है वो कंडक्ट किया गया था तमाम सियासी जमातों की जानिब से, लेकिन PTI के तहफ़्फ़ुज़ात वहीं के वहीं कि हमें आने से रोक दिया गया। और ये बताइएगा कि PTI के अरकान को दाखिले से क्यों मना किया गया, उन्हें क्यों रोका गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 267 आज़ाद उम्मीदवार भी जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जो उम्मीदवारों की तादाद है कोई 20 है, कोई 22 है, कोई 23 है, इस तरह से मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं। सो इसके पीछे क्या वजूहात है ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा।
देखें, पीटीआई के जितने लोग हैं वहाँ के सारे जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, वहाँ उनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, सारे लोग एक्टिव हैं। लेकिन ये है कि हमारा जहाँ तक हमने क्यों रोकना था, उनकी जितनी कारकर्दगी होगी उतना ही उनको वहाँ से वोट मिलना ना। ये तो नहीं हो सकता कि कारकर्दगी ना हो और अब आज वो इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पहुँच गए हैं तो वो उनको वोट मिल जाएगा, इस तरह तो नहीं हो सकता। बाकी ये है कि अगर आप कहते हैं कि वहाँ रोका किसको गया है, सिर्फ कैसर जो थे वो उनको जो था जो रोका गया, तो उसके साथ आपने ये नहीं देखा था कि उधर से ख्वाजा साद रफीक साहब थे, वो भी वहाँ स्टक थे, वो भी रुके हुए थे। तो ये ऐसी बात नहीं है, हमें रोकने की क्या जरूरत थी, वो जाएं। आज भी वो उधर, मेरे ख्याल में अब तो कैंपेन जो खत्म हो चुकी होगी, आज लास्ट डे है उसका। तो कल उसके बाद कल इलेक्शन है ना, संडे को है ना उधर इलेक्शन है बल्तिस्तान में। तो ये सारा, तो हमें इन चीज़ों का कोई फिक्र होना। वैसे भी आपको ये मालूम होगा कि बाई इलेक्शन हो या ये गिलगित बल्तिस्तान के हों या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो, वहाँ पे वोट जो है वो वोटर्स देते हैं और वोट उनको मिलता है जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत होती है, क्योंकि उन्होंने फ़ायदे लेने होते हैं, उनको उनका बेनिफिट मिलता है। अगर वो अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे तो उनको कहाँ से, मतलब लेकिन मैडम अभी तो क्योंकि कल जो है वो इलेक्शन का मैदान सजेगा, जो इंतहाबी मुहिम थी जिसको सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कंडक्ट कर रहे थे, उनको रोका गया, जुनैद अकबर को रोका गया, फिर असद कैसर साहब को रोका गया और मुख्तलिफ जो इनके सियासी रहनुमा हैं उनको रोका गया है। तो फिर ये तो क्योंकि अभी तो इलेक्शन का आगाज़ हुआ नहीं है, इलेक्शन तो कल होगा, कैंपेन से रोक दिया गया, तो फिर आगे हालात क्या देख रही हैं? इस इलेक्शन को फिर कैसे ट्रांसपेरेंट हम कंसीडर करेंगे, या आवाम जो देखने वाली है वो ये समझेंगे, ये तासुर कैसे जाएगा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है आपको कि वहाँ पे इनकी सारी एक्टिविटीज चल रही थी, वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे ये लोग थे, वहाँ पे इनके जलसे जुलूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी एक्टिविटीज चल रही है। लेकिन अगर इनके अपने अंदर के मसाइल हैं, अंदर में ये एक पेज पे नहीं है, अंदर से ये खुश नहीं है, अंदर पे इनकी कोई वो काम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, उन्होंने कहाँ पे तवज्जो दी है? पहले ये बताएं कि अपने जिस सूबे में इनके कितने 12 साल से हुकूमत है वहाँ पे क्या तवज्जो दी है? वहाँ पे इनको ठीक है, खैर ये नुसरत साहिबा से हम जानेंगे कि उन्होंने तो इजाज़त भी दी है और फिर आगे क्या मामलात हैं। नूर साहिबा आपकी तरफ मैं आऊँगी और थोड़ा हम बजट के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि नुसरत साहिबा ये बात कह रही थी कि बजट जो है वो तो पेश किया जाएगा, लेकिन खैर खान साहब से पहले हम मुलाकात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे KPK के बजट के हवाले से, उसके बाद जो है उसको पेश किया जाएगा। लेकिन वफाक के बजट के ऊपर हम आते हैं और हम ये बात करेंगे कि अभी हमने देखा कि बजट पेश होने से पहले हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड एक टैक्स अमाउंट जो है वो मुकर्रर की है। इस इनिशिएटिव को कैसे लेती हैं और क्या लगता है कि इस जो एक फिक्स्ड टैक्स अमाउंट जो है वो इसके ऊपर की गई है, क्या आने वाले बजट में ये कोई रिलीफ पैकेज बन सकता है? देखिए, ये एक फेयर जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि जैसे आपने सीएम किया, लेकिन आप देखिए कि टैक्स जो है ना वो आपकी कैपेसिटी अर्निंग की उससे रिलेट करता है, राइट? अगर आप इसको फ्लैट टैक्स कर देंगे हर दुकानदार पे एक जैसा, तो आप सोचें कि कुछ जो हैं वो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं ना, मैनी मिलियंस, तो और कुछ बहुत छोटे हैं जो शायद 25,000 नहीं दे पाएंगे। रिजल्ट क्या होगा इसमें? फिर बड़े जो आपके दुकानदार हैं वो भी अवॉइड कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि उन्होंने 25,000 देना है, और अगर वो छोटा नहीं देगा तो बड़े तो आपको पता है टैक्स अवेटर तो हैं ही ज़्यादा, बड़े जो पे कर सकते हैं, या जो इस वक्त बिलियन अर्न कर रहे हैं। आप देखिए ना कि लास्ट जो आपकी कलेक्शन हुई है रेवेन्यू की, उसमें आपकी 600 ट्रिलियन रुपीस किसने दिया है टैक्स में? ठीक, वो दिया है सैलरीड क्लास ने, और सैलरीड क्लास आपकी जो है ना वो 4 to 5% है टोटल मुल्क की, राइट? और आपको 5 to 10 बिलियन किसने दिया है? एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि आपका 25% है GDP। तो देखिए चीज़ों को आप मतलब इसको देखिए, IMF आपसे, मैं मानती हूँ IMF आपसे इस वक्त टैक्स बढ़ाने को कहता है, हर बजट में होता है, और टैक्स रेवेन्यू ज़ाहिर आपको 15 ट्रिलियन लेना है। पॉइंट ये है कि IMF उसके साथ साथ आपको रिफॉर्म्स के लिए भी कहता है, ठीक, रैशनलाइजेशन के लिए भी कहता है। वो आपकी वो एंटिटीज जो आपकी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, वो पब्लिक एंटिटीज हैं, उनकी लीकेजेस को रोकने के लिए भी कहता है, ठीक, और इफ यू कैन नॉट, तो उनको प्राइवेटाइज करने के लिए भी कहता है। बिल्कुल, Right? लेकिन
नूर साहिबा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की हम जब भी बात करते हैं कि टैक्स में अगर आप रिलीफ चाह रहे हैं या जो टैक्स का थोड़ा सा आवाम के ऊपर जो एक्स्ट्रा बजट है उसको कम करने के लिए एक प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बेहतरीन हल है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नुसरत साहिबा, आपकी तरफ में आऊँगी और पहले हम बात कर लेते हैं जो, क्योंकि हमने जहाँ पर बात छोड़ी थी कि जी अब जिस तरह से मैडम ये फरमा रही हैं शकीला लुकमान साहिबा कि हमने किसी को नहीं रोका, ख्वाजा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उनको भी रोका गया। सो ये इबहम है और गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश है। वहाँ पर आप लोग की जो मुहिम है भरपूर तरीके से हो रही है, एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। सो इस तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो फिर आप लोगों की वहाँ पर एब्सेंस हमें नज़र क्यों नहीं आ रही है? नहीं नजर आ रही, इन्होंने पूरी सॉरी, प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही। जो मर्जी आए, जो मर्जी करे, टोटल इजाजत है, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके बावजूद हम इतने जाहिल और कायल और सुस्त लोग हैं कि हम वहां पे नहीं गए। तो ये खामखा की बातें हैं, जाहिर है ये तो पॉइंट इस तरह के रेस करने का मतलब ये है कि कोई झगड़ा करे, कोई फसाद करे, कोई कुछ करे, तो सबको पता है कि क्या हो रहा है और सबको पता है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह का होगा। आप देख रही है कि अभी आपने खुद जिस तरह बताया कि कितने कैंडिडेट्स हमारे हैं और कितने कैंडिडेट्स बाकियों के, तो इससे सबको पता है कि क्या होना है और सबको पता है कि बिलावल ने जिस तरह कहा था कि आप 45 का बंदोबस्त करें, 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। तो लेकिन बिलावल साहब इस वक्त आपका किरदार अदा कर रहे हैं मैडम, वैसे उनको ये क्रेडिट तो जाना चाहिए। वो लग ही नहीं रहा कि वो हुकूमत का हिस्सा है, वो लग रहा है कि वो इस वक्त वाकई जो है ना अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको पता है ना, ये इन लोगों का हमेशा से, जब से इन दोनों का एक इत्तेहाद हुआ है जिसे कहना चाहिए, वो हमेशा से होता है कि 1-1.5 साल पहले ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं इस तरह आवाम में जाके, लेकिन अंदर से ये हमेशा से एक है, हमेशा से। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि दो पार्टीज थी, दो पार्टीज हैं, लेकिन इनका एक एम है और उस एम को करने के लिए जो मर्जी कर लेते हैं। यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इमरान खान साहब को कि दो पार्टी का जो ये गठजोड़ था उसको तोड़ा है, लोगों को बताया है कि ये कौन है, क्या करते रहे हैं, क्या कुछ नहीं किया। एक 50 साल से, एक 40 साल से हुकूमत में है, लेकिन फिर भी उनको होता है कि मुझे क्यों निकाला, ना निकालते तो मैं तनी आसमान में पहुंचा देता पाकिस्तान को, या सब हस्ती से मिटा देता। तो ये इस किस्म की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि क्या हो रहा है और क्या होगा, किसकी सपोर्ट है इनको, किस तरह ये पाकिस्तान में मतलब इस पाकिस्तान के हिस्से में ये हुकूमत में आए हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान के पैसे को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान कहां से कहां चला गया। जितनी हमारी कंपनीज थी बाहर की, वो जो आके यहाँ पे काम करती थी, सब छोड़ के चली गई। ठीक है नुसरत, पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। इसके ऊपर जो है वो शकीला साहिबा जो है वो खुद अपना पॉइंट देंगी। ठीक है शकीला साहिबा, जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो हम भी ये, क्योंकि ये समझने से इस वक्त अवाम कासिर है कि एक तो वहाँ पर जो अरकान हैं उनको रोकना, फिर इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इस वक्त उम्मीदवार हैं मैदान में मौजूद, उनकी एक मखसूस तादाद जो है वो इस वक्त मुख्तस है। फिर उसके बाद आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, क्या उस हवाले से क्योंकि काफ़ी भाव मौजूद है कि उसमें कौन कौन से लोग मौजूद होंगे और उनको किस तरह से जो है वो शफल किया जाएगा। लेकिन एक आम तासुर ये भी है कि GB में हमेशा वही जमात इलेक्शन जीतती है जो वफाक में मौजूद होती है। और अभी भी जो सर्वेस किए गए हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से, ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी यही आ रहा है कि जो वफाक में इलेक्शन जीत जाता है या हुकूमत बनाता है तो वही जीतता है। सो इतनी रुकावटें फिर PTI के लिए लगा कि हुकूमत जो है वो क्या शो करना चाह रही है, ये चीज़ समझ से बालातर है। ये जरा क्लियर कर दें। देखिए, इस बात का पहले भी मैं जवाब दे चुकी हूँ कि इनके पास कुछ करने को नहीं है। अब कभी ये उसका सहारा लेते हैं कि हमें जी वो हमारे लीडर को नहीं मिलने दिया जा रहा। आपको इन सब बातों का पता है कि ये क्या करते हैं। इनके पास इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इनके अपने सूबे में इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। पंजाब देख लीजिए, जहाँ जहाँ आप देखें, ये जिस तरह ये हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं, इनके पास कुछ करने की, आपस में देख लें इनकी लड़ाइयाँ हैं। एक पार्टी है मेरे में 100 हिस्सों में बटी हुई है, तो ये इन्होंने काम ना कुछ करना है ना करने देना। लेकिन हुकूमत मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप देखें कि मुल्क जो है वो आज वो मुल्क है जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत है। मार्का हक के बाद कितनी इज्जत हुई है मुल्क की। आप देखें कि ये वो मुल्क है जो जिसको भारत जो है क्या क्या नाम देता था। आज वो मुल्क जो है जो अमेरिका और ईरान की जो है मीडिएशन में है और उनकी सुलह सफाई में है।
हैं और पूरी दुनिया इसको मान रही है और एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन ये इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हमें उधर नहीं जाने दिया जा रहा, अभी इधर नहीं आने दिया जा रहा। इनको अपनी कारकर्दगी का पता है कि इनके पास तो ना कुछ कहने को है ना इनके पास कुछ करने को है, तो ये बस ये इस तरह ही इन्होंने चलना है। इनके पास जब हुकूमत थी उस वक्त भी ये हुकूमत नहीं कर रहे थे, उस वक्त भी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे थे, उस वक्त भी इनके पास पंजाब की हुकूमत थी, इनके पास केपी की हुकूमत थी, इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, पंजाब हुकूमत ख़त्म की, वो किया। अब देखिए ना इस तरह मुल्क चलते हैं क्या? जब आपके पास हुकूमत होती है तब भी आप नहीं चला सकते, जब आपके पास नहीं होती है फिर अपोजिशन कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने? आप गिलगित बल्तिस्तान में जाके क्यों नहीं जाए? आपको किसने रोका हुआ है? ये सारे घोंसले हैं ना मैडम, कुछ उनको करने के, तो सुबह उनके पास बदर कुछ कर दिया दिखाने जाता है, वो के लिए कैसे नहीं। जाए? उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ से जाएं, उनके कैसे पास जाएं? क्यों नहीं, किस तरह का, कहाँ से रोका गया? इनको कहीं से भी नहीं रोका जा रहा, बिल्कुल नहीं रोका जा रहा। एक दफा अगर रोका गया है तो इसमें मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि वहाँ हमारे लीडर जो थे वहाँ वो भी थे, वो भी फंसे रहे हैं। तो ठीक इसका है। मतलब वही एक जी बिल्कुल। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है, इनको कोई रुकावट नहीं है। ये बस इनके पास ठिकाने हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं, इनके पास कुछ बताने को नहीं, इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं, तो वो करें क्या? वो बस सिर्फ इन्हीं चीजों का सहारा लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। आपके ख्याल में किसी भी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है और कारकर्दगी ना होने की वजह से ये तमाम तर मामला जो है वो हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी और हम यही जानेंगे कि अभी क्योंकि ये बता दिया गया है कि 10 जून जो है इसमें बजट इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। क्या समझती हैं मौजूदा सूरत हाल को देख के और 5 जून के बजट की डेट को एक्सटेंड होते हुए देख के आपको लग रहा है कि एक तो 10 को बजट के लिए इजलास कंडक्ट कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो IMF की शराइतें हैं उसको ज़रा चेदा करके बयान कीजिए कि एक तो उन्होंने जो इसमें कहा है कि आप जो है ये जो पेंशन के अंदर रिफॉर्म्स है इसकी अशद ज़रूरत है, फिर NFC के अंदर रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है और मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की बात की है जिसमें टैक्स के हवाले से जो है वो काफ़ी इकदाम करने के ऊपर गौर करने के हवाले से बात की गई है। सो क्या समझती हैं इन सिफारिशात में से कौन कौन सी सिफारिशात आपको लगता है कि अगर उनके ऊपर गौर किया जाए तो एक अच्छा बजट जो है वो पेश किया जा सकता है जो अवाम दोस्त भी हो और बेहतरीन भी हो, और फिर उसके होते हुए अगर वो हो जाए तो फिर कौन सी डेट को जो है वो इजलास कंडक्ट किया जा सकता है? इजलास के कंडक्ट करने का जो डेट है नेचुरली वो तो पॉलिटिकली प्राइम मिनिस्टर और ज़ाहिर है कि उनकी टीम जो है कैबिनेट की वो तय करती, और मेरा ख्याल है कि 10 को हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली ये जिस तरह से मेरे साथियों ने कहा है कि इलेक्शंस के भी ज़ाहिर है कि एक अपना एक पूरा एक इकोनॉमी उससे बहुत रिलेट करती है इलेक्शन से भी। अच्छा, अब ये है कि IMF की किन किन शराइत को अभी तक इन्होंने पूरा कर दिया या कर सकते हैं। आप देखिए कि एक उनका एक टिपिकल प्रोग्राम होता है जो हमेशा से वो कहते हैं, ये कोई नई बात इनमें से कोई चीज़ नहीं है। हमेशा से उन्होंने कहा है कि पेंशन के अंदर रिफॉर्म कीजिए, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी होती हैं कि पेंशन्स वो हैं जो आपने एक पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ आपने कमिटमेंट की होती है, राइट? आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसको आप किस तरह से अब कैसे जाके आप ख़त्म कर देंगे, और अगर कर देंगे तो फ्यूचरिस्टिक वे में करेंगे, तो वो आपको कर लेना चाहिए था। वो आज से नहीं कह रहे हो, बहुत अरसे से ये बात करें। रैशनलाइज करने में कभी IMF ने आपको नहीं रोका कि आप टैक्स को उसी बंदे के ऊपर उसको और हैवी टैक्स करते जाएं जो आपको पहले से दे रहा है। इसके लिए IMF ने आपको नहीं कहा। IMF ने आपसे कहा है कि आप टैक्स कलेक्शन मोर करें। मोर कैसे करेंगे? इट इज़ योर जॉब टू डू। ये आपकी इनोवेशन है कि आपने किन किन लोगों से मज़ीद, रियल एस्टेट है, आपका एग्रीकल्चर है, आपके IT है, भी IT के एक्सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप टैक्स ले सकते हैं और टैक्स को आप नेचुरली उसके ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं। कहीं IMF ने आपसे ये नहीं कहा कि आपका जो सैलरी क्लास है, जो डिक्लेयर्ड लोग हैं, टैक्स जो दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप टैक्स और डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है ना? ये कहा है कि आप टैक्स को ब्रॉडर कीजिए। ब्रॉडर का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं के ऊपर आप टैक्स, ब्रॉडर का मतलब और लोगों को लेके आए। व्हाई नॉट 1 more million people इन द टैक्स नेट? आप देखें, जब आप बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, आपने 220 मिलियन को डॉक्यूमेंट तो नहीं करना, या आपने सबको करना है कि आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही।
आप 1 मिलियन को कर लीजिए, एड 1 मिलियन हाईली जो आप समझते हैं जिनकी अर्निंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हैं, चाहे वो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो हाईली स्किल्ड लोग हैं, राइट? इनमें से आप 1 मिलियन लोगों को, 1% लोगों को मैं कहती हूँ, आप 1% लोगों को टैक्स नेट में ले आई। आपका 60% इस वक्त जो आपका टैक्स का जो गैप है, जो कि इस वक्त आपका डेफिसिट 5%, अराउंड 4.8% आ रहा है, 60% रिड्यूस हो जाएगा, आई टेल यू। ठीक है शकीला साहिबा, आपकी तरफ पे मैं आऊँगी और फिर मैडम आपकी तरफ पे आएंगे नुसरत साहिबा, इसी के ऊपर आपसे भी हम पॉइंट लेंगे। शकीला साहिबा, ये जो अभी टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, फिर IMF की सिफारिशात की बात हो रही है, और जो सजेशंस उन्होंने दिए हैं ज़ाहिर काबिल गौर हैं, उसके ऊपर उनकी टीम्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थी, उन्होंने सर्वेस किए हैं और फिर उसी के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है कि आप इन सेक्टर्स के ऊपर अगर इसमें आप जो है वो बेहतरी करने की कोशिश करें तो फिर आपका जो रेवेन्यू है वो भी बेहतर होगा और फिर आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर होगी, अब आवाम को कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा सकती है। NFC के ऊपर गौर की बात की गई है, फिर पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की गई है, फिर मुख्तलिफ टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर बात की गई है। सो कैसे देखती हैं हुकूमत ने इनके ऊपर क्या सजेशंस जो है वो पेश किए हैं और क्या कितना रिलीफ जो है वो किया जाएगा और किस तरह से इन चीज़ों से जो है इनको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, बजट जून 10 को आएगा, फिर वहाँ पे डिस्कशन होगी, फिर वो जो है वो सारी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी राय देंगी, तो फिर ये चीज़ें फिर ही फाइनलाइज होंगी ना। हुकूमत ने लेकिन तो बजट से पहले भी तो मैडम डेफिनेटली चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले तो प्री होमवर्क सारा कंप्लीट किया जाता है ना। ये हुकूमत का होता है ना, लेकिन ये है कि बाकी जो पार्टियां हैं वो सारी, किसी को ऑब्जेक्शन होती है, कोई इसके फेवर में होता है, कोई किसी को चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। मतलब जिस तरह बेनिफिट इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं उसकी एग्जांपल ले लेती हूँ कि उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है कि भाई क्यों इसको प्रोविंस में क्यों जाए ये, क्योंकि हालांकि ये एक हमारे 18वीं तरमीम है, उसके अंदर है कि आपको इस तरह का कोई जो सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे जो हैं वो 18 अमेंडमेंट के तहत वो उसको सूबों की जिम्मेदारी में आते हैं कि उन्होंने इसको हैंडल करना होता है, इसको करना होता है। लेकिन हम इससे पहले जो थे NFC अवार्ड के तहत ये जो थे ये सारा काम जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, और जिसमें ये है कि भाई सूबे जो हैं वो जितने उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, अगर कम होगी तो कम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखिए ना, अब अगर 18वीं तरमीम में ये बात है कि जब इस तरह की सोशल वर्क के प्रोग्राम होते हैं वो सूबे इसको हैंडल करे, वो अपने सूबे में। अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे बहुत नाला है, गुस्से में है लाहौल साहब, और वो कह रहे हैं कि क्यों इसको ख़त्म करने की किया जा रहा है, कि हम नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीबों को मिले, लेकिन यह है कि एक कितने साल से हो रहा है और हर साल इस बजट में उसका इजाफा भी बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। अब देखिए कि हमने इसको देखना भी तो है ना। ये सबसे पहले बड़ी बात है कि सूबा खुद करेगा, इसको समझ भी आएगी कि क्या करना है। अब देखिए कि वो लोग जब वो बैठे हुए हैं आराम से, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो उनको कुछ फिक्र ही नहीं है कि उन्होंने क्यों ना उनको कोई ऐसा, ये हुकूमत जो है, ये पंजाब, ये सिंध हुकूमत जो है, वो प्रोविंस जो है वो उनको फैसिलिटेट करे, उनको कहे कि आपको हम एग्रीकल्चर में हम ये आपको उनके लिए जॉब्स के मौके पैदा किए जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, एक्सपर्ट्स हैं वो जो है इनको टेक्निकल कोई इनको जो है वो प्रोग्राम दें जिसमें उनको कहें कि हम इतने देते हैं, अब आप उसके बाद आपने अपना कारोबार चलाना है, अपनी कोई दुकान चलानी है, आपने ये करना है। तो इस तरह आप जने बजाय इसके कि उनको क्या सलाह दिया हुआ है, आप सो जाएं, आपको पैसे मिल जाएंगे, वो सोते रहते हैं। फिर उनका ये मतलब ये है कि इस नाम पे वो अपना एक एडवांटेज ले रहे हैं, एक फ़ायदा ले रहे हैं कि ये हमारे नाम पे, डेफिनेटली उनके नाम पे हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हम मानते भी हैं गरीबों को मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपको फॉर एवर के लिए वो प्रोविंस जो है उसने फॉर एवर के लिए ये हर साल बजट बढ़ता जाए, उनका ठीक है। ये पॉइंट तो आपका समझ में आ गया कि इसमें
ठीक है, लेकिन अब जो अगले रिफॉर्म्स हैं एनएफसी अवार्ड के ऊपर, इस हवाले से कोई मुशावरत की गई है? इसमें पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को क्या दूर करने के हवाले से कोई इक़दामात हैं, या कैसे उनको एक पेश पे लाया जाएगा कि एनएफसी के मामला, क्योंकि ये तो सारे सूबों के साथ लिंक्ड है? देखें, ये तो मिलके होगा, कंसेंसस से ये मसाइल हल होते हैं। कोई एक पार्टी के, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम ये चाह रहे हैं, डेफिनेटली दूसरा कोई भी प्रोविंस भी ये चाह रही होंगी कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो प्रोविंस की जिम्मेदारी में आए। लेकिन ये सारे जब कंसेंसस हो गए, बैठेंगे, बातचीत होगी, तो जो फैसला होगा वही फिर होना है ना, उसकी वही इम्प्लीमेंट होना है ना। ये मैं या आप या कोई और एक बंदा तो नहीं उठ के, या एक पार्टी तो नहीं कह के इसका जवाब दे सकती कि नहीं हम ये कर रहे हैं, ये कर लेंगे। ठीक है, नुसरत साहबा से पूछते हैं कि क्या आप लोग के, जब आप लोग डेफिनेटली बैठेंगे, जब बजट इजलास होगा, तो आपको लगता है कि ये जो सिफारिशात अभी आईएमएफ ने पेश की हैं, एक तो वैलिड हैं वाकई, अगर इनके ऊपर काम किया जाए, इनमें रिफॉर्म्स किए जाएं, तो फिर कुछ जो प्रेशर है वो कम किया जा सकता है और फिर वो जो कर्ज़ों का हुजम है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। सो क्या कहेंगी इन रिफॉर्म्स के हवाले से, इन सिफारिशात के हवाले से, और स्पेशली एनएफसी के हवाले से आपका अपना क्या पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वाकई अगर इसके ऊपर कोई काम हो जाता है तो फिर डेफिनेटली हम ये समझेंगे कि ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए एक फ़ायदा ही हो सकता है? आईएमएफ ने जो भी रिफॉर्म के लिए बात की है, मैं समझती हूँ कि वो अगर हमारी हुकूमत ये देख ले कि क्या चीज़ किस चीज़ में फ़ायदेमंद हो रही है, क्योंकि जिस तरह अभी पहले मैंने बात की कि पेट्रोल की कीमत जैसे बढ़ा देते हैं, इतनी ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती जितनी लेवे बढ़ जाती है, कि वो पेट्रोल की कीमत से डबल और ट्रिपल हो जाती है। तो वो आवाम के ऊपर जब इस किस्म का बोझ डालेगी हुकूमत, और सिर्फ इस चक्कर में कि जी आईएमएफ कह रही है कि आप महंगाई खत्म करें या आप हमें इतने पैसे हमें वापस करें या जो भी करें, तो इस तरह आपने लेने उनसे पैसे। अभी जिस तरह मेरी बहन ने कहा, नसरीन नाम है आपका, फर्स्ट नंबर पे जो है नूर फातिमा साहिबा, नूर फातिमा जी, नूर फातिमा साहिबा ने जो अभी बात की, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ये वाकई हमें देखना है कि आप आवाम तो बेचारी पहले ही टैक्स दे रही है, जो सरकारी मुलाजिम है वो तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह कराची का आप देखें, कराची में लोग खुद ब खुद टैक्स देते हैं, जरूरी नहीं होता कि ये सरकारी मुलाजिम है या कुछ है। यहाँ की एक मार्केट पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स दे रही होती है। तो इस तरह की चीज जब तक हम लोगों के अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे कि भाई जो आपका टैक्स है वो आप ही के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ तो जो आईएमएफ से पैसा आता है उसका हम जहाज खरीद लेते हैं, उसकी हम दूसरी चीजें खरीद लेते हैं, आवाम को उसका एक धेले का फायदा नहीं होता। तो ये वाली चीजें जब तक नहीं खत्म होंगी, जब तक हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर से नहीं लगाएंगे, चीजें उसको हटाएंगे, तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। देखिए, अगर आईएमएफ कह रहा है कि आप टैक्स लगाएं, तो नूर साहिबा ने जिस तरह बात की कि वो उनके ऊपर लगना चाहिए जो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एफपीसीसीआई के लोग हैं, जो बाकी और शोबों से ताल्लुक रखते हैं, आईटीसी हैं, बाकी जितने भी हैं, जो लोग वाकई बहुत पैसा कमा रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस, उनके ऊपर क्यों ना टैक्स लगाया जाए। अगर 25 रुपए लगाना है एक आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, और 25 रुपए ही उसके ऊपर भी लगाना है, तो नॉट फेयर एट ऑल। कि वो गरीब आदमी तो पहले ही 100 रुपए में से 25 रुपए दे रहा है, उसके ऊपर 25 रुपए और आप लगा देंगे तो वो 50 रुपए में कैसे गुजारा करेगा। लेकिन जो लोग इतने ज्यादा लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, उनके ऊपर अगर 25% और बढ़ा देंगे आप, तो उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है अगर आपने पाकिस्तान को कर्जों से बचाना है तो, क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ जहां अच्छा ठीक है, आपने जो बातें की हैं बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि डेफिनेटली उन सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जो उस हिसाब से जो है वो उनकी इनकम भी है, वो रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। लेकिन आपके हवाले से, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया कि केपीके का जो बजट है उस हवाले से ये बात की जा रही है कि खान साहब से मुलाकात के बाद इसको पेश किया जाएगा। अगर, क्योंकि जिस तरह के हालात नज़र आने हैं, खान साहब से मुलाकात बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, सो अगर मुलाकात नहीं होती तो केपीके का बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। नहीं होगा बजट, जाहिर है। जो लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि इंतजार करते रहे गंडापुर साहब के किसी ना किसी तरह हो जाए मुलाकात, आगे चले चीज, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर आखिर वो खुद ही किया उन्होंने पेश। अभी भी अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि खान साहब से मुलाकात हो जाए, क्योंकि देखिए हक है, एक सीएम है जिसको एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के ऊपर पाबंदी है, उसको कोई उसका पासपोर्ट जो है वो रखा हुआ है अपने पास,
और एक दूसरा सीएम है जिसका जिस मर्जी दिल करता है वो किसी भी मुल्क में फ्लाई कर जाते हैं, पूरी अपने साथ एक कारवां लेके जाते हैं और वो जाके वहां पे जहाज में होटलों में ठहर रहे हैं, जो मर्जी खर्चे हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये वाली चीजें खत्म होनी चाहिए, स्टॉप किया सो कैमरे चाहिए। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया है। नूर साहिबा, आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि एक तो हमने तजवीज़ की बात की, डेफिनेटली जो तजवीज़ इस वक्त पेश की है IMF की जानिब से, डेफिनेटली वो वैलिड है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर पूरा पहले होमवर्क किया, रिसर्च की है और रिसर्च के बाद जो है वो ये पेश किया गया है। सो अभी ये जो KPK के बजट की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे साथ इस जो मेहमान मौजूद थे, एक तो PTI से PMLN और आप मौजूद थी, तो क्या समझती हैं कि ये जो KPK का बजट है, इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि ये बजट कैसा होगा। फिर खान साहब की मुलाकात के हवाले से बात की जा रही है कि उनसे मुलाकात नहीं होगी तो कैसा पेश किया जाएगा, और फिर PTI के अंदर जो एक टूट फूट है वो भी हमें नज़र आ रही है। फिर सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद की खबरें आ रही हैं वो भी सामने हैं। तो इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? देखिए, बजट जो है ना, ये इवेंट टू इवेंट प्रेजेंट नहीं होता। बजट एक आपका पूरे साल का एक लेजर है जो आपने प्रेजेंट करना होता है, और मेरा ख्याल है कि ये अपने जो इसका पेस है उसमें ये बजट ज़रूर प्रेजेंट हो जाएगा। देखें, ये एक अपनी एक निटी-ग्रिटी चीज़ें हैं कि किससे वो कर सके, मशवरा कर सके, नहीं कर सके, लेकिन उस केस को आप ये नहीं कह सकते कि आप बजट ही प्रेजेंट ना करें, या अगर बजट पर इसमें बहुत कियोस हो जाए। डायरेक्शंस हैं, ज़ाहिर है वो लीडर है, उसकी एक डायरेक्शंस हो सकती हैं उसमें, और वो समटाइम सप्लीमेंट्री भी हो जाती हैं। लेकिन एक ये अज्यूम करना कि बजट प्रेजेंट नहीं होगा या वहाँ पे कोई कियोस होगा, तो देखिए जो जिस तरह के हालात मौजूद हैं उसके अंदर रहते हुए मैं समझती हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसमें वो बजट ना प्रेजेंट कर सकें या बजट के लिए कोई बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं, बजट एक रूटीन की चीज़ तो होती है नेचुरली, बट इट्स नॉट टू बी टेकन सो मच कय्युल आल्सो। इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन अगर प्रिपरेशन के लिए फॉर इंस्टेंस दे कैन नॉट गो टू देयर पॉलिटिकल लीडर, तो इट डज नॉट मीन कि आप बजट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और डेफिनेटली सेकंड ईयर, आपके थर्ड ईयर, आपके चीफ मिनिस्टर, आपके बाकी लोग मौजूद हैं जो बजट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें इतनी कोई, मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का कोई इब्हाम इस वक्त मौजूद नहीं है। शकीला साहिबा, क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। जी नुसरत साहिबा, आपकी तरफ हम आते हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स हम शकीला साहिबा से ले रहे हैं। शकीला साहिबा, क्या कहेंगी? कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से क्या कहेंगी? कल का दिन जो इलेक्शन होने जा रहा है इसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का। जी तो वहाँ देखिए, मेरी बात सुने, जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मेरे हाल में कोई पार्टी भी इसमें क्लीन स्वीप नहीं नज़र आ रही कि क्लीन स्वीप करेगी। 3 पार्टियां ही हैं वहाँ, जो IPPs है, पीपल्स पार्टी है और PMLN है। तो हमने जो है इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी तरह उसमें जीतेंगे, लेकिन जो मेरा हाल है कि मतलब जो क्लीन स्वीप है वो हिस्सों में जाएगी, और इंशाल्लाह कामयाबी तो ज़ाहिर है जो PMLN किया उसने, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया हुआ, उनकी कारकर्दगी है, उससे उसके ऊपर भी सारी चीज़ें चलती है ना बाकी। तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, आपको लगता है कि कल का दिन PMLN के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और तारीखी दिन है, और क्लीन स्वीप जो है वो आपके हिस्से में आएगी। सो बेस्ट विशेस हैं कल के दिन के लिए, और देखते हैं कि कल जो है वो मज़ीद क्या इसमें डेवलपमेंट्स होंगे। नुसरत वाहिद साहिबा, क्या कहेंगी कल के लिए, इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल, वही रिजल्ट आया जो पहले आया था 447 वाला। अच्छा, 2018 वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रही आप? नहीं, वो तो हालात बदलेंगे तो होगा। शकीला साहिबा ने जी शकीला साहिबा ने 3 नाम जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, पीपल्स पार्टी, IPPs और PMLN, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग जो मर्जी करें, जितने मर्जी लोग जीत जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जीतेगी हमारी पार्टी। आपको पता है सारा पाकिस्तान, क्या गिलगित, आजाद कश्मीर, सब सिर्फ PTI के साथ है, और वो 145 पे वही जीतेंगे। लेकिन जिस तरह पहले पाकिस्तान में हुआ है बिल्कुल उसी तरह होगा वहां पे भी, और बस बात खत्म।
बात ख़त्म और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कल का दिन जो है वो खैर ऑफियत से गुजरे और जिस तरह से हम इंतज़ामात देख रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं और तमाम पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं वो भी बड़े पुरुम्मीद हैं और साथ ही साथ जहाँ पर इलेक्शन का इस वक्त माहौल जो है वो नज़र आ रहा है उसमें गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो भी इस वक्त काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही है और टर्न आउट बेहतर होने की जो प्रेडिक्शंस है वो की जा रही हैं। सो देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहेगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, ऐलान के बाद।